बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब लोधी है। आई एम वर्किंग एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट एलेक्सर टेक्नोलॉजीज। आज हम कोविड-19 और उसकी वैक्सीनेशन के ऊपर बात करेंगे, जिसके लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर मुनीबुल्लाह। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर मुनीबुल्लाह है और मैं अल मारूफ हॉस्पिटल में एज ए स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ और वहाँ पे ओपीडी, इमरजेंसी और वार्ड हर जगह के ऊपर जो मरीज हमारे पास आते हैं उनको देखता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोविड-19 या इसको नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए ब्रीफली। ये वायरस तकरीबन 1.5 साल पहले नमूदार हुआ था और लेट 2019 के अंदर ये फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था चाइना के अंदर, जहाँ से ये एक एनिमल्स और कैट्स से स्प्रेड हुआ था ह्यूमंस के अंदर और फिर इसकी ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्थी की। और प्राइमरीली ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, जिसके साथ सांस से मुतल्लिका सिम्टम्स आते हैं, जिसके अंदर खांसी, नज़ला, जुकाम, छाती में रेशा, सांस चढ़ जाना। उसके अलावा मजीद सिम्टम्स के अंदर ये इन्वॉल्व करता है कि बुखार, जोड़ों में दर्द, स्मेल का ना आना, टेस्ट का चेंज हो जाना और कई जगहों के ऊपर बड़े एटिपिकल सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट करता है। तो सिंस 2019 ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता से स्प्रेड होता जा रहा है, स्टिल गोइंग। जी बिल्कुल, अब तो ये एक वबा की शक्ल भी ले चुका हुआ है। इससे बचने के लिए मेडिकल साइंसेज ने काफ़ी दगो-दौ में लगे रहे हैं और अब तो सुनने में आ रहा है कि दुनिया भर में वैक्सीनेशन आ रही हैं। तो कुछ थोड़ा वैक्सीन क्या है चीज़ और इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वैक्सीन की मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि एक आपकी बॉडी के अंदर छोटा सा या एक थोड़ा सा वायरस का पार्ट इंजेक्ट किया जाता है वायरस की फॉर्म में, इनएक्टिवेटेड वायरस की फॉर्म के अंदर, या उसको मॉडिफाई करके, और वो वही रिस्पांस जनरेट करता है लेकिन कम जनरेट करता है जितना वो वायरस करता है। इसका एम ये होता है कि जो चीज़ आपके अंदर इंजेक्ट की गई है वो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाए और आपको उस वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन दे। सो वैक्सीनेशन बेसिकली एक वीगन ऑर्गेनिज्म या मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि एक रिस्पांस इलिसिट करेगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा इसके खिलाफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अच्छा, ये वैक्सीन अभी हमारे पास लोकली कौन-कौन सी अवेलेबल है, कौन-कौन सी इकसाम है और ग्लोबली कौन-कौन सी अवेलेबल है और इनके दरमियान एक्चुअल फ़र्क है क्या? वैक्सीन्स बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की हैं। इसमें उनकी किस तरह से बनाई जाती हैं इसकी बेसिस के ऊपर भी डिफरेंस है। उसके अंदर हर मुल्क ने अपने हिसाब से जो उनके रिसर्च के ऊपर प्रोडक्ट्स आए उन्होंने की हैं। जैसे अमेरिका के अंदर जो वैक्सीन है वो मैसेंजर बेस्ड है, मैसेंजर आरएनए बेस्ड। वो क्या करता है कि जो वायरस की डीएनए है या वायरस की जो एक कहने के जेनेटिक्स है, उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करता है और उसी की बेसिस के ऊपर वैक्सीन को बनाते हैं। इसी तरह से चाइना ने अपनी वैक्सीन बनाई जो कि डेड वायरस को या इनएक्टिवेटेड वायरस को इंट्रोड्यूस करता है। फिर इंग्लैंड ने या यूके ने अपनी जो वैक्सीन बनाई है वो एक वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस करता है। इन द एंड तीनों का रिजल्ट ये है कि तीनों ने बॉडी के अंदर रिस्पांस जनरेट करना है। आपने भी पूछा कि लोकली बेस्ड हमारे पास क्या वैक्सीन आ रही है। एट दिस पॉइंट अभी हम पाकिस्तान के अंदर अपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता हमारे पास इंपोर्ट होके आ रही है। जो इस वक्त इंपोर्टेड फॉर्म के अंदर वैक्सीन अवेलेबल हैं दैट इज चाइनीज बेस्ड, जो कि चाइना से आई हुई है, और उसके अंदर साइनोफार्म, साइनोवैक और कैनसाइन, ये 3 वैक्सीन हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल राइट, और ये चाइना की तरफ से। है। ये चाइना की तरफ अच्छा से। डॉक्टर साहब, हमारे सुनने में आया था कि कोई और भी जैसे कि रशियन वैक्सीनेशंस हैं, वो भी अवेलेबल हैं या अभी वो मार्केट में नहीं है? रशियन वैक्सीन, बिल्कुल रशियन वैक्सीन के ऊपर भी रिसेंटली उन्होंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस ऑन होल्ड हुआ क्योंकि थोड़ी सी कोल्ड चेन मेंटेनेंस का इशू था, थोड़ा सा उस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का, उसकी प्राइस मैनेजमेंट का, उसकी पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर ही कहने की जो हम कहते हैं रिसोर्सेज के हिसाब से स्टार्ट करना कि ये वैक्सीन अवेलेबल हो पब्लिक के लिए, तो वो अभी प्रोसेस नहीं हो सका था। सो फिलहाल अभी तक के ये चाइनीज वैक्सीन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर चुकी है और वही अवेलेबल है। रशियन वैक्सीन, अमेरिकन वैक्सीन एंड इंग्लैंड बेस्ड वैक्सीन, तीनों इन प्रोसेस हैं बट दे आर नॉट एट दिस पॉइंट अवेलेबल। पहुंच चुके डॉक्टर साहब। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि मैं कैसे वैक्सीनेशन करा सकता हूँ? हाउ डू आई गेट वैक्सीनेटेड? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो कि अभी अवेलेबल हैं। चाइनीज वैक्सीन ही हैं, लेकिन एक जो कि गवर्नमेंट बेस्ड है और एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है दैट इज कॉल्ड कैनसाइनो, और ये कुछ हॉस्पिटल, सिलेक्टिव हॉस्पिटल्स अभी सिर्फ यूज कर रहे हैं।
उसमें 18 प्लस एज के जो लोग हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जो दूसरी गवर्नमेंट बेस्ड है उसके लिए आपने एक नंबर है 1166 गवर्नमेंट की तरफ से, उस पे अपना आईडी कार्ड नंबर मैसेज करना है एंड देन दे विल रजिस्टर यू एंड टेल यू कि आपने किस डेट को वैक्सीन करानी है, कंसीडरिंग कि आप उस कुछ स्पेसिफिक एज लिमिट के अंदर फॉल कर रहे हो जो कि अभी स्टार्ट हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पता चल सकता है कि कौन सी एज लिमिट तक वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल है आज की तारीख तक, और हम आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एज लिमिट को और इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा कि नहीं? अभी जो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी दैट वाज स्टार्टेड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज थे। इसके बाद इसको ओपन अप किया गया फॉर 65 प्लस एज ग्रुप के लोगों के लिए एंड देन 60 प्लस एज ग्रुप, देन 50 प्लस, और रिसेंटली हम 40 प्लस की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गई है। इवेंचुअली इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। सबसे पहले प्लान ये किया जाता है कि जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए या उनके लिए स्टार्ट की जाए, ताकि एक कोई हैज़र्ड चीज़ भी ना हो, और जो हाई रिस्क है इंडिविजुअल्स उनको पहले ये वैक्सीन लग भी जाए। तो अभी 40 प्लस के लिए जो गवर्नमेंट बेस्ड वैक्सीन है दैट इज स्टार्टेड एंड चल रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन। और जो प्राइवेट वैक्सीन है वो 18 प्लस के लोग उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये वैक्सीनेशन के लिए हम रजिस्टर करा देते हैं और लगाने के लिए जाते हैं, तो ये कितनी टोटल हमें इसके इंजेक्शंस लगते हैं वैक्सीनेशन? जो गवर्नमेंट बेस्ड वाली वैक्सीन्स हैं जिसमें साइनोवैक और साइनोफार्म के नाम से हैं, इन दोनों की दो डोजेज हैं। फर्स्ट डोज जब आपको लगती है उसके 21 डेज के ऊपर जाके सेकंड डोज भी लगाई जाती है टू कंप्लीटली अटेन द एंटीबॉडीज जो कि आपकी बॉडी के अंदर बन सकती हैं। और जो कैन साइनो है जो कि प्राइवेट वैक्सीन है उसकी सिंगल डोज है, उसके लिए एक ही डोज लगानी है। उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको ठहर के बताता हूँ उसके बारे में। अच्छा, और जब हम ये वैक्सीनेशन लगा लेते हैं तो इसकी जब हमारी बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी सिस्टम क्रिएट हो जाती है, प्रोटेक्शन आ जाती है कोविड से, तो कितने अरसे तक के लिए ये हमारे पास प्रोटेक्शन का टाइम फ्रेम कितना लंबा है? अभी तक इसके बारे में जो रिपोर्टेड अरसा है दैट इज 6 मंथ्स, लेकिन क्योंकि ये वैक्सीन अभी जब बनी है इस पूरे प्रोसेस को भी कोविड को इटसेल्फ कोई तकरीबन 1.5 साल हुआ है। वैक्सीन्स जब आई हैं और पब्लिकली ओपन अप हुई हैं तो इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम कि हम इसको कह सकें कि ये कितने सालों तक या कितने मंथ्स तक देगी, बट क्योंकि ये ऑनगोइंग रिसर्च प्रोसेस साथ साथ चल रहा है, लेकिन अभी तक के लिए 6 मंथ्स तक रिपोर्टेड है। और उसके बाद कुछ वैक्सीन्स का ये प्लान है कि बूस्टर डोजेस देंगी, और कुछ वैक्सीन्स का ये प्लान है कि डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से उनकी इम्यूनिटी रहती है दे विल फर्दर इंक्रीज द बूस्टर डोजेस। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं एक एक्स कोविड पेशेंट हूँ जो कि मैं रिकवर कर गया हूँ, तो उसकी वजह से भी मेरी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो गई हुई है, एंटीबॉडी सेल्स भी क्रिएट हो गए हैं, तो क्या मैं फिर भी वैक्सीनेशन मुझे करानी चाहिए, और अगर करवानी चाहिए भी है तो कितना अरसा रुकने के बाद आया उसके अंदर कोई वेट टाइम है कि मुझे इंतजार करना चाहिए वैक्सीनेशन कराने के लिए? काइंडली इसके बारे में थोड़ा। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो रिकवर हो चुके हुए होते हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन यूजुअली रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट 3 वीक्स तक इंतजार किया जाए और उसके बाद ये वैक्सीन कराई जाए। करानी इसलिए ज़रूरी है कि जो डिफरेंट स्ट्रेन्स, प्रीवियसली तो इतना इसके ऊपर वो नहीं था, लेकिन इवेंचुअली जब हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की डिफरेंट कंट्रीज में, तो हर कंट्री का स्ट्रेन थोड़ा सा डिफरेंट है और एक कंट्री के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन्स भी मौजूद है। अगर आप एक स्ट्रेन के साथ अफेक्ट हुए और आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी बना भी ली है, मुमकिन है कि आप सेकेंड स्ट्रेन के साथ इन्फेक्ट हो जाए। तो दूसरे स्ट्रेन्स के खिलाफ थोड़ी सी बचत के लिए और एटलीस्ट कुछ इम्यूनिटी के अगर आपको अफेक्ट हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्स कम हो, वैक्सीन ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मार्केट के अंदर अफवाहें भी काफ़ी फैल रही होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी वैक्सीन के बारे में इस तरह की चीज़ें, अफवाहें या गर्दिश करने स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या वैक्सीन्स का कोई साइड इफेक्ट है? वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट्स हर चीज़ का कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सकता होता है। साइड इफेक्ट से ज़्यादा मैं इनके इफेक्ट कहूँगा वो इस तरह से कि कुछ लोग वैक्सीन लगाते हैं और उसके साथ उनको रिस्पॉन्स आता है कि कुछ बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है वैक्सीन के बाद। इट इज़ एंटिसिपेटेड। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी बॉडी उस
वैक्सीन जो इनोकुलेट की गई होती है, जो दी गई होती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, तो वो बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये रिस्पॉन्स उसी रिस्पॉन्स के सिमिलर होता है जिस तरह से वायरस इन्फेक्ट करता है। तो लोगों के अंदर ये सिम्टम्स आते हैं कि नज़ला, जुकाम, बुखार, जोड़ों में दर्द, थोड़े से, लेकिन ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, सीवियरिटी के अंदर नहीं होते, मिनिमल रिस्पॉन्सेज होते हैं। रेयर केसेस के अंदर चीज़ें यस दे कैन बिकम सीवियर, लेकिन वो बड़े मिनिमल रिपोर्टेड हैं। उसके अलावा जिस तरह किसी भी मेडिसिन को आप जब फर्स्ट टाइम एक्सपोज होते हैं और उससे आपको एक एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है, तो वो वैक्सीन के साथ भी हो सकता है। अगेन इसी रिस्पॉन्स को मद्देनजर रखते हुए जब वैक्सीन लगाई जाती है तो पेशेंट्स को आधा घंटा घंटा अपने पास रिटेन किया जाता है। एक क्वेश्चनेयर है जो पूछा जाता है पहले कि क्या उनको कोई शुगर तो नहीं, कहीं शुगर अनकंट्रोल्ड तो नहीं, पहले नज़ला जुकाम बुखार चल तो नहीं रहा, कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं खा रहे जो कि उनका हिफाजती निज़ाम पहले से ही कमज़ोर हुआ हुआ है। इस तरह के मरीजों के अंदर फिर वैक्सीन को होल्ड किया जाता है और फिर लेटर ऑन जब एक दफ़ा वो अपनी यूजुअल रूटीन हेल्थ में है तब लगाई जाती है। तो डॉक्टर साहब कौन कौन से ऐसे मर्ज हैं, जिस तरह के अभी आपने शुगर का नाम लिया, जिनको अपने डॉक्टर से इनिशियली कंसल्ट करना चाहिए बिफोर गेटिंग वैक्सीनेटेड? अगर कंट्रोल्ड शुगर है और कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और इस तरह इश्यूज कोई नहीं है जो कि रूटीन हेल्थ में कंट्रोल चल रहे हैं तो कोई मसला नहीं। बट जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं वहाँ पे भी डॉक्टर मौजूद होते हैं जो कि आपका क्वेश्चनर आपसे पूछते हैं, जिनको कोई ऐसी दवाइयाँ जो कि इम्यूनिटी को कम करती हैं, स्टीरॉइड्स जिनके अंदर होते हैं, या जिनको अभी इस वक्त कोई इन्फेक्शन चल रहा है, जैसे आपने पूछा कोविड वायरस अगर चल रहा है उनको लिए वैक्सीन इस वक्त उनको एडवाइस किया जाता है कि नहीं। प्रेगनेंसी के अंदर खवातीन होती हैं या जो कि फीड करा रही होती हैं बच्चों को, उनके अंदर भी इस चीज़ के अंदर एडवाइस किया जाता है कि आपने अपने पहले प्राइमरी डॉक्टर से डिस्कस करनी है चीज़ें। हमने देखना है कि इस वैक्सीन को लगाना सेफ है या ना लगाना सेफ है। तो जी। इन सारी चीज़ों को आउटवे करके देन डिसाइड किया जाता है कि इफ द पेशेंट इज फिट तो हमने वैक्सीन लगानी है। ओवरऑल दीज वैक्सीन्स आर सेफ। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आपके पास कोई, अगर आप किसी अंडर मेडिकेशन है फ्रॉम योर डॉक्टर, या आप अगर करंटली प्रेग्नेंट भी हैं, या इफ यू गोइंग थ्रू किसी किस्म का ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की आप मरीज है, तो काइंडली अपने डॉक्टर के साथ प्रायर कंसल्ट करें। और हमारे पास ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर भी डॉक्टर मौजूद होता है, तो उनके साथ काइंडली ये इन्फॉर्मेशन ओपनली शेयर करें, क्योंकि ये आप ही की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये फाइंड आउट करना बहुत लाजिम है कि आया इसकी वजह से कहीं नुकसान, उल्टा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। वैसे जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, ओवरऑल वैक्सीनेशन काफ़ी सेफ है। डॉक्टर साहब, ये जो साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, ये किस इसका एज फ्रेम क्या है, अगर हम बताएंगे? ये एल्डरली लोगों में ज़्यादा होता है, यंग पॉपुलेशन में? कोई इसके बारे में बता सकते हैं? और साथ अगर आप ये भी बताएं कि क्या वो कहते हैं, कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि कितनी देर लगती है साइड इफेक्ट्स आने में, और क्या इसके बाद भी इतनी सेवेरिटी हो सकती है कोविड आने की? यूजुअली जब फर्स्ट डोज लगती है उसके बाद तो ज़्यादातर पेशेंट्स के नहीं, उनके अंदर कम लोगों के अंदर ये साइड इफेक्ट्स आते हैं। और साइड इफेक्ट्स यही हैं कि नज़ला, जुकाम, बुखार और कोविड से मुतल्लिका जो असरात होते हैं उसी तरह के सिम्टम्स आते हैं। सेकेंड डोज के बाद ये ज़्यादा रिपोर्टेड है क्योंकि उस वक्त इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्स जनरेट करती है। और सेकेंड डोज के विद इन 3 वीक्स तक ये सिम्टम्स पॉसिबल होते हैं और उसके बाद आपके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी हुई होती है। ये इफेक्ट्स ज़्यादा कॉमन है जो कि एल्डरली लोग होते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो थोड़ा सा वीक होता है इन टर्म्स ऑफ कि वो रिस्पॉन्ड ज़्यादा करता है। वीक इस लिहाज से कि उसने जब भी कोई वायरस हम इनोकुलेट करते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड ज़्यादा कर सकता है। बाकी जो साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चल रही होती हैं, ये उसको ऐड ऑन कर सकती हैं। तो उनके अंदर ये थोड़े से सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये एक जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, 20 साल का यंग बंदा उसके अंदर भी हो सकते हैं, 50 इयर्स का एक जो बंदा है उसके अंदर भी हो सकते हैं। इनके साथ कई लोगों का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद डेथ हो सकती है या कोरोना वायरस हो सकता है। जो वैक्सीन्स हैं, कुछ लाइव वैक्सीन्स हैं, कुछ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, कुछ मॉडिफाइड वैक्सीन्स हैं। इनके साथ कोरोना वायरस होने का, इन्फेक्शन का चांस बड़ा कम होता है, लेकिन अगेन कुछ रिस्क ज़रूर होते हैं लाइव वैक्सीन्स के साथ या इस तरह के वैक्सीन जो मॉडिफाइड वैक्सीन के साथ होते हैं, लेकिन उनका होने का रिस्क बड़ा रेयर है। और वो भी अगेन ये जो क्वेश्चन है हम फिल अप करते हैं, जो क्वेश्चंस जो देखते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उसमें उन चीज़ों को हम रूल आउट कर लेते हैं और उन्हीं में प्रोसीड किया जाता है जो कि एक सेफ्टी ग्रुप के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब,
आम आदमी ये भी सोचता है कि अगर वैक्सीनेशन हो गई है तो अब मुझे क्या दोबारा कोविड-19 हो सकता है? और होता है, ये नहीं होता तो क्या मैं उसको फर्दर स्प्रेड भी कर सकता हूँ और लोगों के अंदर? जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं घर के अंदर वैक्सीनेटेड हूँ, तो क्या मेरी तरफ से ये स्प्रेड ऑफ कोविड-19 बाकी घर वालों को भी हो सकता है मेरी वजह से? वैक्सीन लगाने के बाद आपको दोबारा कोविड वायरस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी वजह ये कि जो वैक्सीन्स हैं ये कुछ स्ट्रेन्स को कवर करती हैं एंड इवन कुछ स्ट्रेन्स हैं जिनको कवर नहीं करती या जिनके खिलाफ ये फुल इम्यूनिटी नहीं रहती। कई लोगों के अंदर वैक्सीनेशन के सक्सेस रेट्स भी वेरी करते हैं। जैसे अमेरिकन बेस्ड जो वैक्सीन्स हैं उनके 95% तक रेट्स हैं सक्सेस के कि वो इम्यूनिटी क्रिएट कर लेती हैं। 5% स्टिल लोगों को कोविड वायरस इन्फेक्शन हो सकता है और अगेंस्ट डिफरेंट स्ट्रेन के खिलाफ बाकियों को भी हो सकता है। इसी तरह से जो यूके बेस्ड है वो 85 टू 90% की कैटेगरी में फॉल करती है। जो चाइनीज बेस्ड हैं दे फॉल बिटवीन 65 टू 79% 80% की कैटेगरी के दरमियान। और फिर एक जो प्राइवेट वैक्सीन है जो चाइनीज वैक्सीन है अगेन वो फॉल करती है बिटवीन 55 टू 70% के दरमियान जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है। और अगेन सेकंड बूस्टर डोज जो उसकी 6 मंथ्स पे लगनी है उसके साथ ही एफिकेसी बढ़ जाती है। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको दोबारा वायरस दूसरे स्ट्रेन से या अगर इम्यूनिटी नहीं बनी तो हो सकता है। और इस दौरान अगर इम्यूनिटी है तो तब भी वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं कि वायरस उनके अंदर तो आ गया और उनको इन्फेक्शन नहीं कर रहा, लेकिन दूसरों को अगर वो ट्रांसमिट करते हैं तो उनमें ये वायरस कर देगा। इस वजह से इस चीज के लिए कहा जाता है कि आपने इंस्पाइट ऑफ कि आपको वैक्सीन लग गई है आपने मास्क पहनना है, आपने अपने हाथों को साफ रखना है, आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के ऊपर फर्दर बात करते हैं। ये मुझे बताइए, कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि क्या हम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन जो हैं, जिस तरह अभी आपने बताया चाइना की 3 किस्म की हैं, रशियन की जो पाकिस्तान में अवेलेबल है और ग्लोबली, क्या हम 2 मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन को कंबाइन कर सकते हैं? अभी तक इसके बारे में डाटा भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि अगेन ये एक बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन है वैक्सीन की। कुछ चीज़ें ट्रायल बेसिस के ऊपर चल रही हैं लेकिन अभी तक ये रेकमेंड नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता ये पॉसिबिलिटी है कि एक बंदा अगर लॉजिस्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान में था, उसने वैक्सीन लगाई और अब वो अमेरिका में है और वहाँ पे चाइनीज़ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो यस, आफ्टर कंसल्टिंग विद द प्राइमरी फिजिशियन जो भी उधर अवेलेबल है, वो वहाँ की वैक्सीन की सेकंड डोज लगवा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में वैसे रूटीन के अंदर प्रोसीड करना एट दिस पॉइंट एडवाइजेबल नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो करंटली अवेलेबल वैक्सीन हैं ग्लोबली भी हो, उनमें से सबसे ज्यादा एडवांस वैक्सीन इस वक्त कौन सी अवेलेबल है? जो सबसे ज्यादा एडवांस के ही 2 पैरामीटर्स हैं। एडवांस इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी की ज्यादा है, वो अमेरिकन बेस्ड की है। फिजिकली अवेलेबल कौन सी ज्यादा है तो वो चाइनीज बेस्ड है क्योंकि इनकी प्रोडक्शन के हिसाब से और पब्लिक अवेलेबिलिटी के लिहाज से भी हमने चीजें देखी हैं। जिनका लॉन्ग टर्म एफिकेसी ज्यादा है या जिनकी एक इम्यूनिटी ज्यादा क्रिएट होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये भी क्वेश्चनेबल आंसर है क्योंकि ये अभी पूरी डाटा इसके ऊपर मौजूद नहीं है। बट एट दिस पॉइंट अमेरिकन बेस्ड वैक्सीन जो कि फाइजर हैं और दे आर टेकिंग द लीड, जो मैसेंजर आरएनए WHO ने एक लिस्ट निकाली थी जिसको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स के लिए स्टार्ट किया गया था। उन्होंने वो सारी वैक्सीन्स उसके अंदर अप्रूव या उन सारी वैक्सीन्स को अप्रूव करते हैं जो कि 50% से ज़्यादा इम्यूनिटी बनाने की सलाहियत रखती है। इस सारे का मकसद इस दौरान ये है कि इमरजेंसी बेस के ऊपर जितनी भी वैक्सीन प्रोवाइड की जा सके वर्ल्ड को वो की जाए ताकि एक ओवरऑल इम्यूनिटी जनरेट हो। अगर पाकिस्तान के अंदर सारे लोग इम्यून हैं और साथ वाली कंट्री के अंदर इम्यून नहीं है तो द वायरस विल कीप ऑन स्प्रेडिंग, कीप ऑन म्यूटेटिंग और डिफरेंट स्ट्रेन्स आते जाएंगे। तो ये ओवरऑल इकट्ठे सबको एफर्ट मिलके करनी है। तो डॉक्टर साहब, ये म्यूटेशन का जिक्र करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स का जिक्र करते हैं, इसके जरा क्विकली बताइएगा कि ये डबल और ट्रिपल म्यूटेटेड भी हम लोगों ने सुना है इंडिया के अंदर हालत इसका है। ये म्यूटेशन है क्या चीज और स्ट्रेन कैसे पैदा होता है? ये जो वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो एक खास ये कहने कि उसका जेनेटिक कोड होता है। जैसे विद टाइम चीजें इवॉल्व करती हैं इसी तरह से वायरस भी अपने आप को चेंज करता रहता है इन रिस्पांस टू जो उसको फिजिकल हैबिटेट मिलती है। जैसे अगर एक चीज के खिलाफ इम्यूनिटी बनना शुरू हो गई और वायरस ने सर्वाइव करना है तो वो अपने आप को चेंज करता जाएगा। इसी तरह से डिफरेंट स्ट्रेन्स पैदा होते हैं।
डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनकी हैबिटेट के लिहाज से ये स्ट्रेन्स चेंज होते जाते हैं। इसी तरह से अब अमेरिका के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन है, अफ्रीका के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन है, चाइना के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन है, इंग्लैंड का स्ट्रेन डिफरेंट है। इट्स ऑल अ डिफरेंट स्ट्रेन्स जो कि थोड़े थोड़े म्यूटेटेड हैं, द बेसिक थिंग इज सेम। जैसे अब ह्यूमंस हैं और उनकी एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट फेस, डिफरेंट हाइट, लेकिन ओवरऑल एक they all fall in the human category। इसी तरह से strains हैं, they are all basically the same family but थोड़ा थोड़ा सा modified चीजें हैं उसके अंदर। तो हर मॉडिफाइड स्ट्रेन जो आती है उसके हिसाब से जो वैक्सीनेशन है वो नई निकालनी पड़ती है या क्या मतलब इसी चीज के ऊपर रिसर्च की जा रही है कि इसको इकट्ठा टैकल किया जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि ये चीज जिस तरह से फ्लू वैक्सीन है जो कि प्रीवियसली भी बड़े अरसे से चलती आ रही है, एवरी 1 to 2 इयर्स उसका स्ट्रेन चेंज होता है और उसके लिए वैक्सीन बनाई जाती है ताकि इस चीज के खिलाफ प्रोटेक्ट किया जाए। ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इसके मुतालिक भी जो वैक्सीन्स हैं ये हर 1 to 2 ईयरली स्ट्रेन चेंज करके बूस्टर डोजेस देने की ज़रूरत पड़े। अगेन इसके बारे में एक लिमिटेड डाटा भी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि वैक्सीन्स को, डिफरेंट स्ट्रेन्स को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। वायरस को इटसेल्फ म्यूटेट होने में, स्प्रेड होने में डिफरेंट वेव्स को टाइम एक चल रहा है, एंड इट्स ट्रीटमेंट के साथ साथ एक लर्निंग प्रोसेस पैरेलल चल रहा है। तो विद टाइम लेट्स सी इन क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादा डिटेल में तब बताए जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के बारे में आपने काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है। थोड़ा सा अभी हम कुछ सवाल और भी हैं हमारे पास, जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं ये रमज़ान मुबारक के दिन हैं और बल्कि आखिरी अशरा चल रहा है जिसके अंदर अभी भी आने वाली है। हुकूमत ने तो काफ़ी अच्छे लॉकडाउन्स किए हैं, एसओपीज़ को इन्फोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी बाहर फिर रहे हैं। और एक बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव है, वो कह रहे हैं यार हमें 1 साल तक अभी तक कोरोना हुआ नहीं है, तो व्हाई डू यू थिंक जी अभी हो जाएगा। और मास्क ना पहनना और मुख्तलिफ इस तरह की चीज, मतलब लोग जो हैं मार्केटों के अंदर अगर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा रश है, उन चीजों का एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे। तो क्या वजह है, कॉमन इंसान के ज़हन में क्यों ये चीज बैठ गई है और क्या हमको क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे बचाव के, एसओपीज को फॉलो करने के? नंबर 1, एसओपीज के लिहाज से इनको तो फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन नहीं, आपसे बाकियों की प्रोटेक्शन के लिए भी। कई लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं, कई लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और उनको, क्योंकि कई लोग अभी 100% लोग जिनको सिम्टम्स होते हैं दे डोंट गेट टेस्टेड, उनका टेस्ट नहीं होते। कुछ लोग खुद नहीं कराते डर की वजह से, खौफ की वजह से। कुछ लोगों के पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, कुछ लोग एट टाइम्स कॉस्ट को नहीं बियर कर पाते, और कुछ लोगों की अवेलेबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होती। तो ये कई बैरियर्स हैं जिनको भी हमने क्रॉस करना है। लेकिन ये प्रिकॉशंस जरूरी इसलिए हैं क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो शायद आपको तो ये वायरस नहीं हुआ, लेकिन अगर आप घर में जाते हैं और आपके वालिदैन हैं, बच्चे हैं, बाकी लोग हैं, उनमें से किसी को भी होता है और वो सिवियरिटी इख्तियार कर जाते हैं, तो ये बर्डन आपके ऊपर फॉल करेगा क्योंकि आपने वो चीज़ ब्रीच की। लोगों के लिए यही मैसेज है कि वो इस चीज़ के लिए मास्क पहने, हाथों का बाकायदा हाथों को धोया करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल रखें, क्योंकि इसके खिलाफ सारे ग्लोबली फाइट कर रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कई लोग आम तौर के ऊपर ये भी कहते हैं कि ये कोई साजिश है, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर ऐसी चीज़ें होती तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, सबसे पहले वो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। हम हॉस्पिटल्स में भी मास्क पहनते हैं, बाहर भी मास्क पहनते हैं, रूटीन्स को भी फॉलो करते हैं। जो मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो हायर ऑफिशियल्स हैं हर कंट्री के अंदर, वो भी इन प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं, वो भी वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो भी मेडिकेशंस ले रहे हैं। तो जब वो ले रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बाकियों के लिए ये लिमिट ना हो। अलबत्ता ये जो फिजिकल बैरियर्स हैं, कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर होता है कि अगर हम इसकी प्रिकॉशन करते हैं, या एक आम मजदूर है उसके लिए मास्क को पहनना, उसके लिए प्रिकॉशंस को फॉलो करना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, उसने रूटीन में बाहर भी निकलना है, काम भी करना है, तो ये एक ज़रूर लिमिटेशन है जिसके लिए लोग इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं, एनजीओज भी हेल्प आउट कर रही हैं, और एक इंसानी जज्बे के तहत लोग भी आपस में हेल्प करते हैं लोगों को। इन मुश्किलात से निकलना है, इंशाल्लाह मिलके ही निकलेंगे और कोशिश करते रहेंगे। लास्ट सवाल है डॉक्टर साहब आपके लिए, ये मदर्स की तरफ से है कि इस दफ़ा देखा गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये किस एज के अंदर, या उसके बारे में कुछ आप फर्दर बता सकते हैं जो कि हम लोग हमारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, उनके लिए कुछ फ़ायदा हो?
जनरली बच्चों के अंदर कोविड टेस्टिंग इतनी फ्रीक्वेंट नहीं की जाती जितनी एडल्ट्स के अंदर की जाती है। बच्चों के अंदर कॉमनली एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस हम उसको टर्म देते हैं कि जो नज़ला, जुकाम, बुखार और इस तरह के इन्फेक्शंस हैं ये बड़े कॉमन हैं। प्रीवियसली भी थे, अभी भी हैं। अभी भी जब होते हैं तो उनको कोरिलेट किया जाता है कि क्या ये कोविड है या नहीं है। ये पैरेलल चल रही हैं चीज़ें। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी तो नहीं इस वक़्त अ, सामने आई, लेकिन ये ज़रूर है कि बच्चों के अंदर भी डेथ्स रिपोर्टेड हैं। बच्चों के अंदर भी ये इफ़ेक्ट करता है, बच्चों के अंदर भी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। इसीलिए जो कॉलेजेस, स्कूल्स और जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, इनकी प्रोटेक्शन यही की गई है कि आप घर में रखें, आप सेफ डिस्टेंस का इख्तियार करें, प्रिकॉशंस के साथ स्कूल्स में लेके जाएँ, ऑनलाइन क्लासेस हों। अगेन एक लिमिटेड डाटा विद टाइम आहिस्ता-आहिस्ता से ऐड ऑन होता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज आपके आने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आज आपने डॉक्टर साहब से काफ़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन इनपुट की है। आप सबसे रिक्वेस्टेड है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स एसओपीज को फॉलो करें अपने लिए और अपनी फैमिली और अपने इर्द नवा के अंदर आपके घर वाले, आपके दोस्त, अहबाब सबकी सेफ्टी का ध्यान रखें। जैसे कि डिटेल में बताया गया है, वैक्सीनेशन सेफ है, इट इज़ फॉर योर बेनिफिट। ये आपको 70 टू 80% तक कवरेज दे रही है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 वायरस। तो प्लीज़ गो अहेड, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। आपकी अभी 40 प्लस एज के अंदर रजिस्ट्रेशन ओपन है फॉर पब्लिक एंड फॉर प्राइवेट जो है 18 प्लस के अंदर अवेलेबल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो kindly again I'm requesting on behalf of Elixir Technologies also and on behalf of the management of Elixir Technologies and representing the doctors community also, हम आपसे kindly request करते हैं कि please get yourself vaccinated और SOPs का follow करें। आपकी हमारे साथ ज्वाइन